स्वागत है आपका हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 डॉक्टर मनोहर प्रकाशन से। ये पार्ट नंबर चौथा है। मैंने पार्ट नंबर 3 ऑलरेडी बना चुका हूँ। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है या आई बटन में भी मिल जाएगा या प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मैं पढ़ाऊँगा क्या आज मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को चैप्टर जो प्रश्नावली है उसके बारे में आप लोग को पढ़ाऊँगा। हालांकि मैं जितने भी अभी पार्ट पढ़ाया था उसमें सभी बेसिक मैंने चलाया था। तो मैं पार्ट नंबर 3 से आपसे कहा था कि पहले आप लोग एक बार प्रश्नावली लगा लेना। तो मैं आप लोग को 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं। तो ईमानदारी से बताना कि कितने लोग कल अपने से लगाए हैं। डिस्क्रिप्शन पर लिखिए। मैं आप लोगों को 30 सेकंड का टाइम देता हूं। ईमानदारी बताना, नहीं तो हम चलते हैं प्रश्नावली की तरफ। तो चलिए फिर देखते हैं। ठीक है, तो लिख लिए होंगे। तो चलिए हम तब तक खोल लेते हैं प्रश्नावली। यदि जो पढ़ा होगा मेरा पार्ट नंबर 3 तक उसको बहुत अच्छे समझ में आएगा और वो कर भी दिया होगा पूरा। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जो क्वेश्चन आप लोग को नहीं आया होगा उसके बारे में बताऊंगा। मुझे तो पता नहीं कि आप लोग को कौन सा प्रश्न नहीं आया, इसलिए मैं पूरा बता रहा हूँ। जो आपको प्रश्न नहीं आया तो उसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं सबसे पहले प्रश्न पढ़ रहा हूँ। पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1A का पहला नंबर। कह रहा कि 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। तो इस प्रश्न में आपको हल करने से पहले आप लोग को दो बात को पता होना चाहिए। सबसे पहले आप लोग को पता होनी चाहिए सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या मैंने बताया था कि सम संख्या क्या होती है, जो उसकी इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये क्या होती है, ये सम होती है। और धन पूर्णांक संख्या क्या क्या होती है, जो धन का मतलब होता है प्लस में जो लिखे रहे। और पूर्णांक संख्या, जो धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, जो प्लस में लिखी रहे। तो देखिए अब क्या कह रहा है, 20 और 40 के बीच। अब बीच कह देना। यदि जब 20 बीच कह देना तो जो पहला लिखी रही संख्या और जो बाद में लिखी रही संख्या उसको छोड़ दिया जाता है। यदि बीच की कहे तब इसमें क्या कह रहा है कि 20 और 40 के बीच, 20 और 40 के बीच कितनी इसमें समस्त धन पूर्णांक लिखना है। तो क्या करेंगे हम, चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहला नंबर प्रश्नावली 1A का पहला नंबर। पहला क्या कह रहा है, 20 और कितना कह रहा है, 40 कह रहा है ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब कह रहा है 20 और 40 के बीच ना, तो 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखना है। तो मतलब देखिए अब समस्त सम क्या होती है, जो 2 से पूर्णतः कट जाए या जिसका इकाई अंक 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये सब क्या होती है, सम संख्या होती है। यदि किसी के बीच सम संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, जैसे 20 लिखा है ना तो इसके एक आगे गिनती पढ़ेंगे। जैसे 21 आता है तो 21 न गिनकर 22 गिनेंगे, फिर 22 को 23 न गिनकर 24 गिनेंगे। इस प्रकार जैसे 20 है तो फिर 21 नहीं गिनेंगे। यदि सम संख्या कह रहा है तब तो फिर क्या गिनेंगे, 22 लिखेंगे, फिर 23 नहीं लिखेंगे, 24 लिखेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि इस संख्या जो लिखा, जैसे 24 लिख गया ना तो अब 25 नहीं लिखेंगे। यदि 25 लिख देंगे तो विषम संख्या हो जाएगी। सम संख्या लिखने के लिए एक संख्या छोड़कर दूसरे संख्या में जाना है। 24 है, 25 को न गिन 26 में जाना है, दो दो कर जाना है। तो 26 और 30, 32 और 34 और 36 और 38 और 40 तो पहले से है। तो 40 और 20 के बीच कह रहा है ना, तो 40 को और 20 को नहीं गिनते हैं। यदि प्रश्न में ये भी पूछता कि 20 और 40 के बीच कितनी समस्त धन पूर्णांक संख्याएं हैं तो आप लोग को गिनना होता। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना लिखते हैं, 9। किसी किसी लड़का जानते हैं क्या लिखते हैं, वो 11 पे टिक मारते, 11 पे टिक मारते तो गलत, फिर कहते हैं हम पूरा प्रश्न करके आए फिर भी हमारा गलत। तो गलत इसलिए हो जाता है क्योंकि ये बोल रहा है 20 और 40 के बीच बोल रहा है ना, तो ये नहीं बोल रहा है कि 20 से 40 तक। यदि 20 से 40 तक के समस्त सम संख्या बोलता तब हम गिन लेते हैं, इसको 11 मारते। लेकिन ये बोल रहा है कि 20 और 40 के बीच बोल रहा है ना, बीच वाले को लिखेंगे, ये इसको और इसको छोड़ देंगे। समझ में आ गया होगा। तो इसको लिख लेंगे। तो फिर नीचे क्या लिखेंगे, तो अब लिखेंगे आता है। इतना लिखने के बाद पहले हल लिखेंगे, फिर 20 और यहाँ पहले लिखेंगे समस्त सम धन पूर्णांक
संख्या। उसके बाद इसको लिख देते। तो अब इसके बाद लिखने के बाद क्या करेंगे, तो एक लाइन और आप लोग को लिखना होगा। लिखना क्या होगा, अतः 20 और 40 के बीच समस्त सब धन पूर्णांक। अब जितना लिखे हैं ना तो उसको लिख देंगे। 22 लिखे हैं पहले, तो 22 फिर कामा करके 24, फिर 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। इस प्रकार इसको लिख लीजिए और अपने से भी एक बार लगाने की कोशिश करिए। तो चलिए लिख लिए होंगे। अब चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एकदम आराम से पढ़ते चलिएगा। प्रश्नावली के चक्कर में कभी भी मत भागना है, क्योंकि पेपर में केवल प्रश्नावली आएगा। यदि कोई अन्य व्यक्ति पूछेगा तो वो प्रश्नावली से नहीं पूछेगा, वो अपने माइंड से पूछेगा और आपको वहाँ अपना माइंड यूज करना है। तो क्या करना है, कंसेप्ट सीखना है, प्रश्नावली के चक्कर में नहीं रहना है। तो देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। देखिए इसमें अच्छा प्रश्न है। उसमें क्या किया था, पहले में बोल रहा था 20 और 40 के बीच समस्त सम संख्या बोल रहा था। इसमें बोल रहा है 1 से, मतलब एको को लेना है, एक को भी लेना है। कह रहा है 1 से 10 तक, मतलब 1 से 10 तक की क्या बोल रहा है, अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। तो चलिए लिखते हैं। पहले इसको लिखिए, इसको रफ कर दे रहे हैं। चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य धन संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य क्या होती है, जो एक और स्वयं के अलावा किसी से भी ना कटे तो उसे क्या कहते हैं, उसे अभाज्य कहते, अभाज्य संख्या कहते हैं ना। तो इसमें क्या कह रहा है, 1 से, तो पहले लिखेंगे दूसरा है, तो क्या करेंगे दूसरा, फिर हल लिखेंगे। अब कह रहा है 1 से 10 तक ना, तो पहले लिखेंगे अभाज्य धन पूर्णांक संख्या। अब 1 से कह रहा है 10 तक ना, तो 1 को भी लेंगे और फिर 2 को लेंगे, 3 को लेंगे, 5 को लेंगे और 7 को लेंगे। बस इतने होंगे। हमने 1, 2, 3, 4 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 अभाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या है, इसलिए हम नहीं लिए। इसमें जो पूछ रहा है उसका उत्तर देना है। अभाज्य पूछ रहा है तो अभाज्य लिखना है। तो 1 से कह रहा है ना, तो यदि हम 9 को लेंगे तो 9 देखिए अभाज्य संख्या नहीं होती, भाज्य हो जाएगी। अभाज्य होने के लिए क्या होना चाहिए, 1 से कटना चाहिए और स्वयं के अलावा किसी से भी नहीं कटना चाहिए। तो देखिए 1 से भी कट जाएगा और 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगी, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। और 10 भी नहीं होगी, तो क्या लिखेंगे, 1 और 2, 3 और 5, 7, ये केवल 1 से कटेंगे और स्वयं से कटेंगे और किसी से भी नहीं कटेंगे। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, अतः 1 से 10 तक की अभाज्य धन पूर्णांक संख्या। जितना इधर लिखे यहाँ लिख देंगे। क्या लिखे, 1, 2, 3, 4 नहीं लिखेंगे, 5 और 7 नहीं होगी। यही क्या लिख देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, यदि इसी में कहता कि 1 से 15 तक के पूछता तो क्या करते हैं, 1 से 15 तक पूछता ना तो 9 को नहीं लिखते, 11 को ले लेते और 13 को ले लेते बस। तो ये सब क्या हो जाती, 1 से 15 तक की अभाज्य धन पूर्णांक संख्या हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है, पहले इसको लिखिए। चलिए वीडियो रोक कर लिख लीजिएगा। तो चलिए अब लिख लिए होंगे, पहले इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ।
अब देखेंगे कौन सा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखेंगे हम। अब देखिए तीसरा प्रश्न देखेंगे, कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। यदि क्रमानुयायी पूर्णांक पूछ रहा है ना, तो देखिए चर राशि में कुछ नहीं करेंगे, चर राशि जो लिखा है उसको लिखा रहने देंगे, जो अचर राशि होता है उसमें हम एक जोड़ देंगे। इसका क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्रमानुयायी पूछ रहा है ना, तो चर अचर जानते हैं किसे कहते हैं? चर चर वो होता है जो ABCD मतलब कि A to Z, ये क्या होती है? चर होती है। अचर क्या होती है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती क्या होती है? अचर। अब इसको याद किस प्रकार करेंगे? देखिए चर का मतलब क्या होता है? चर और अचर। देखिए इसमें कितने अक्षर है? 1 2, तो मतलब 2 है, तो इसको 26 अक्षर इसमें होता है ABCD में A to Z, इसमें 26 अक्षर होते हैं। और अक्षर में गिनती में जो होते हैं 100, 1 से 100 तक। तो क्या करेंगे? देखिए इसमें 2 लिखे हैं, तो छोटा किसमें? इसमें छोटा देखेंगे कौन सा है? ये है कि ये, तो छोटा ये है, तो छोटे वाले में छोटा का लिखेंगे 1 2 3, तो ये 3 बड़ा है तो बड़ा लिखेंगे। इस प्रकार इसको ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। तो चर क्या करेंगे? जो A to Z, और अचर 1 से लेकर 100 तक की गिनती को क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। तो इसमें कह रहा है 2a+1 का क्रमानुयायी बताइए, क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। तो क्या करेंगे? 2a+2 कर देंगे। हमने बताया कि चर राशि में कुछ नहीं करेंगे, अचर राशि में एक को जोड़ देंगे। तो 2a+1 है तो 2a+2 हो जाएगा। किस प्रकार लिखेंगे हम आंसर में? तो इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, लिख लिए होंगे। देखिए पहले लिखेंगे हल। कह रहा है कि 2a+1 का क्रमानुयायी पूछ रहा, तो क्या लिखेंगे? इसका क्रमानुयायी, इसके डैश करने के बाद 2a+2 इतना लिख देंगे, तो बॉक्स में बंद कर देंगे। तो फिर एक लाइन लिखेंगे और कि अतः 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक 2a+2 होगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसको पहले लिखिए। तो चौथा प्रश्न बता रहे हैं, तो लिख लिए होंगे, वीडियो रोक कर लिख लिया करिए, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आप लोग लिख कब रहे हैं, कब पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या बताया था कि सबसे पहले आप लोग को क्या करना है? पहले जो मैं पढ़ाऊँ उसको देखना है ध्यान से। उसके बाद मैं आप लोग को टाइम देता हूँ, जब मैं साइड में हटता हूँ तो आप लोग को टाइम मिलता है, वीडियो को रोकिए और आराम से लिखिए। यदि बीच में जब मैं पढ़ा रहा हूँ आप लिख रहे हैं तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा, ये बात को नोट करते चलिएगा। जब मैं पढ़ा रहा होऊंगा तो आप लोग क्या करेंगे? सुनेंगे। जब मैं साइड में हटूंगा तो आप लोग को लिखना है। तो ठीक है, तो देखिए अब चौथा प्रश्न पढ़ने के लिए आप लोग को पता होना चाहिए कि योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है। अब सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए प्रतिलोम किसे कहते हैं। तो प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, और योगात्मक मतलब होता है जोड़। बात पूरा आया समझ में ना? तो अब कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है पार्ट नंबर 1 से। मैं पहले क्या कह रहा हूँ, जितने भी जो विद्यार्थी पार्ट 1 से देखे मेरा वीडियो, वो अपने से इस प्रश्नावली को लगा लिए होंगे। जो नहीं देखे तो आपसे निवेदन है कि आप लोग पहले प्रश्नावली छोड़कर जाकर पार्ट नंबर 1 से देख लीजिए, ताकि आज अगर आप समय देंगे पढ़ाई में तो कल आप लोग का नंबर अच्छे से आएगा। नहीं फिर प्रश्नावली चक्कर में घूमते रहेंगे तो बहुत टीचर हैं, जाकर पढ़ लीजिएगा। तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। देखिए अब कह रहा है 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो मैंने योगात्मक प्रतिलोम के लिए बताया था, यदि योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो सबसे पहले मैं बता दे रहा हूँ योगात्मक प्रतिलोम होता क्या है। तो योगात्मक प्रतिलोम ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या, जो संख्या दी रही उस संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से जोड़ें कि उसका मान 0 आ जाए, ये मैं पहले बताया था। तो देखिए यदि और एक बात बताया था कि अगर यदि कोई चिन्ह उसका बदलाव करते हैं योगात्मक प्रतिलोम में, प्लस में लिखा है तो उसका माइनस हो जाएगा, माइनस में लिखा है तो प्लस हो जाएगा। तो पहले आप लोग को देखना है कि 2/3 प्लस में है कि माइनस में है। तो हमें सफा सफा दिख रहा है कि 2/3 प्लस में है। तो क्या करेंगे? इसको हम 2/3 को माइनस कर देंगे। किस प्रकार करेंगे? तो देखिए मैंने वहाँ एग्जाम्पल लेकर भी समझाए हूँ, देखे होंगे तो आप लोग कर लिए होंगे, लेकिन जब नहीं देखते तो क्या करें हम। देखिए चौथा देखेंगे। अब कह रहा है कि 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम। तो पहले लिखेंगे हल। जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उस प्रकार यदि पेपर में करें
तो आप लोग को नंबर अच्छा से आएगा, ये बात नोट कर लीजिए। 2/3 है तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो बराबर करेंगे, उसके बाद ये प्लस में लिखा है तो माइनस में लिख देंगे, तो -2/3 यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या एक लाइन और बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं कि अतः 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम -2/3 होगा। इसको -2/3 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत का चिन्ह नहीं मानना, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। यदि इस प्रकार लिखा है -2/3 तो इसको बटे का चिन्ह मानना, ध्यान से देखना, नहीं कहीं कहीं इसको मानेंगे बटे। इस प्रकार लिखा है तो इसको मतलब यही होता है कि -2/3, पूरा बात समझ लीजिएगा। तो क्या करेंगे, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम, तो ये जो प्लस में लिखा है इसको माइनस में कर देंगे, बस यही हो जाएगा क्या, योगात्मक प्रतिलोम। अब पांचवा देखेंगे। पांचवा कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। अभी हमने क्या बताया था कि प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम का मतलब उल्टा होता है। तो जब हमने देखा क्या, योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह को बदल देते हैं, तो अब गुणात्मक प्रतिलोम में देखेंगे ये नहीं, इस प्रकार नहीं होता। क्या होता है कि गुणात्मक प्रतिलोम में ये होता है कि ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें, क्या करें, ऐसी कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि उसका मान 1 आ जाए। कितना आ जाए, 1 आ जाए। और प्लस में माइनस में नहीं होना चाहिए, केवल प्लस में होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। तो जो गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होना चाहिए, ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि उसका मान प्लस में 1 आ जाए। तो अब देखिए कह रहा है कि -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो देखिए इसको मैं वहां बताया भी था कि यदि माइनस पूछ रहा है, जो भी पूछ रहा है, तो उसका हम उल्टा कर देते हैं। बस क्या कर देते हैं, उल्टा। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, उल्टा कर देते थे, लेकिन योगात्मक प्रतिलोम में उसका चिन्ह को उल्टा करते हैं, लेकिन गुणात्मक प्रतिलोम में उसका हर व अंश को उल्टा करते हैं। समझ में आए ना। गुणात्मक प्रतिलोम में क्या करते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम में हम अंश व हर को बदल देते हैं, और योगात्मक प्रतिलोम में उनको चिन्ह को बदल देते हैं। बस इतना छोटा सा बात है। तो चलिए इसको रफ कर रहे हैं और बता रहे हैं पांचवा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5वां, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो क्या होगा, देखिए -5 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि नहीं, -5/1। किसी के नीचे एक नहीं, कुछ नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है, ये मैथ का रूल होता है। तो देखिए -5/1 है ना, तो अंश इसे किसे कहते हैं, तो ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं। तो अंश को जो है बदल दीजिए, अंश को लिखिए हर में, हर को लिखिए अंश में। तो देखिए इसको बदलेंगे तो चिन्ह उनको कुछ नहीं करेंगे, बस इसको बदल देंगे। तो -1/5 कितना था, 5/1 था, इसको उल्टा करेंगे तो 1/5, चिन्ह उसी प्रकार। तो इसका -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/5। ठीक है। तो एक लाइन और बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, तो लिखेंगे अतः -5 का गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -1/5 होगा। इतना लिखना है। इतने के लिए आप लोग का 2-3 नंबर कट जाता है, यदि आप लोग को गुणात्मक और योगात्मक नहीं पता होता। ठीक है दोस्तों, तो पता कर लीजिएगा और पार्ट नंबर 1 से भी देख लीजिएगा, मेरा मानना ये है। तो चलिए अब देखिए, इसको नोट कर लिए होंगे। अब देखिए मैं छठवां प्रश्न पढ़ रहा हूँ। छठवां कह रहा है P+Q और P-Q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो अभी हमने पढ़ा था योगात्मक प्रतिलोम का क्या होता है कि उसकी संख्या में ऐसी कौन सी संख्या से जोड़े कि उसका मान 0 आ जाए। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है इसमें कितने प्रश्न पूछ रहे हैं। इसमें कह रहा है P+Q और P-Q, तो कितने प्रश्न हो गए, 2 प्रश्न है ना। तो इसमें हमें 2 प्रश्न का उत्तर देना है। कोई कोई एक ही प्रश्न का उत्तर देकर चला आता है, तो एक प्रश्न का उत्तर देंगे, तो एक प्रश्न का उत्तर जो
होगा मास्टर वो एक ही नंबर देगा, यदि 2 नंबर का है तब, यदि 1 नंबर का तो आधा नंबर देगा। तो जितना करेंगे तो उतना तो देगा, ये वो अपने जेब से देगा। देखिएगा 6वां प्रश्न कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6वां कह रहा है कि P प्लस क्यू और एक है P माइनस क्यू, इतना है। तो हम दोनों को अलग अलग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, उसके नीचे इसको लिखेंगे। P प्लस क्यू का क्या पूछ रहा है, योगात्मक पूछ रहा है ना, योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो अब देखिए हमने क्या बताया, देखिए केवल योगात्मक प्रतिलोम में चिन्ह को बदल देते हैं। इसमें चिन्ह का एक लगा है, प्लस का लगा है, कुछ भी ना दिखे तो प्लस का, और ये भी प्लस में है ना, तो क्या करेंगे चिन्ह को बदल देंगे, ये प्लस में ये भी प्लस में, तो क्या करेंगे माइनस P और माइनस क्यू, ये हो जाएगा इसका। तब देखिए इसका लिखेंगे तो इसका क्या करेंगे, P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, बराबर। अब देखिए ये किस में लिखा है, कुछ भी चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस का, तो प्लस और माइनस, तो क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, यही तो मतलब हुआ चिन्ह बदलने का। तो क्या करेंगे माइनस P और प्लस क्यू, तो ये होगा। तो अब क्या लिखेंगे, अतः P प्लस क्यू और P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम, क्या लिखेंगे, लिखेंगे माइनस P माइनस क्यू और क्या लिख देंगे माइनस P प्लस क्यू होगा। ठीक है, तो देखिए जो हम किए हैं ये सही है या गलत है, यदि आप लोग को चेक करना है तो चेक भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए ये P प्लस क्यू लिखे हैं ना, तो इसका क्या लिखे बराबर, अब जोड़ेंगे ना, तो जोड़े हैं तो माइनस का P है माइनस का क्यू है, तो यही तो मतलब हुआ, इसको जोड़े हैं तो इसका मतलब क्या होता है गुणात्मक प्रतिलोम में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े हैं कि इसका मान 0 आ जाए, तो जोड़े हैं तो ये जोड़ दिए, तो P प्लस क्यू, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस P और प्लस माइनस कितना होता है माइनस, तो माइनस क्यू। देखिए ये प्लस में है P और ये प्लस में माइनस, तो माइनस प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, तो काट देंगे तो 0 हो जाएगा। तो अब क्यू प्लस में लिखा है क्यू माइनस में, तो इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। तो यानी कि माइनस P और माइनस क्यू, P प्लस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम सही है। तो अब देखिए इसका तो सही है, तो इसको भी चेक कर लीजिए कि माइनस का P और प्लस का क्यू जो किए हैं इसका P माइनस क्यू का योगात्मक प्रतिलोम सही है कि गलत है। तो P माइनस क्यू है, इसको हम जोड़े हैं, क्या जोड़े हैं, तो माइनस P और प्लस क्यू से। तो देखिए ये P लिखा रहेगा उसी प्रकार, क्यू उसी प्रकार, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस P और प्लस प्लस कितना होता है प्लस प्लस है क्यू। तो अब देखिए ये कितना लिखा है, P किसमें लिखा है, तो P प्लस में लिखा है और ये माइनस में लिखा है, तो इसको हम काट देंगे, प्लस माइनस में रहेगा तो काट देंगे। माइनस क्यों लिखा है माइनस, ये माइनस में लिखा है ये प्लस में, तो इसको काट देंगे कितना आएगा, तो 0। इसका मतलब ये हो कि जितने भी अभी योगात्मक प्रतिलोम किए हैं ये दोनों क्या है सही है। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए। तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7वां, तो नोट कर लिए होंगे। तो अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7वां क्या कह रहा है, कह रहा यक्स के किस मान के लिए 5 इंटू कोष्टक में लिखा है 3 इंटू 2 बराबर कोष्टक में लिखा है 5 इंटू 3 इंटू यक्स कथन सत्य है। तो कह रहा है यक्स के किस मान के लिए, मतलब कि यक्स की स्थान पे कौन सा ऐसा मान है जो इसको रख देने पर ये कथन सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को देखना है ये एक प्रकार से ये नियम भी बनता है। नियम कौन सा बनेगा, ये बन रहा है सहचर नियम बन रहा है। कौन सा सहचर नियम बन रहा है, गुणा का सहचर नियम। तो अब देखिए 5 प्लस और लिखा है 3 प्लस में नहीं लिखा, सब गुणे में लिखे, तो 5 इंटू 3 इंटू 2 बराबर 5 इंटू 3 इंटू यक्स लिखा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7, इसको पहले मैं रब कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां देख रहे हैं।
तो देखिए पहले क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। देखिए कह रहा, पहले कह रहा है एक्स के किस मान के लिए 5 इंटू 3 प्लस 2 बराबर 5 गुणे 3 गुणे एक्स। तब देखिए कह रहा है किस मान के लिए ये सत्य है, तो क्या लिखेंगे, देखिए अब किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ क्या कौन सी संख्या रहेगा, यहाँ 2 रहेगा। तो क्या लिखेंगे, यक्स के प्रश्न जिस प्रकार बना उसी प्रकार आंसर। यक्स के किस मान के लिए, यक्स के 2 मान के लिए यह कथन सत्य है। अब चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, या यदि मतलब यहाँ 2 रख दिए तो अब इसका बराबर दोनों तरफ आएगा तभी सही है। तो गुणा कर लीजिए, तो देखिए पहले यहाँ गुणा लगा है, प्लस लिख गया है, तो 3 दूना 6, 6 पंचा 30, इधर 30 आया तो इधर भी 30 आना चाहिए। तो 5 है 15, यहाँ 2 रखे तो 15 दूना कितना होता है 30 आता है ना। देखिए इधर भी 30, इधर भी 30, तो मतलब सही है ये। तो इसको नहीं लिखना है, केवल इतना लिखना है, हल लिखना है, इसको उतारना है, फिर उसके बाद इसको यहाँ, इसके बाद क्या लिखेंगे, यक्स के 2 मान के लिए यह कथन सत्य है। बात आया ना समझ में। तो पहले इसको लिख लीजिए, तो हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8वां, तो लिख लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8वां। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8वां क्या कह रहा है, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो देखिए इसमें होता है, सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए, इसको रट भी लीजिए कि स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है क्या, 0 होती है। अब देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, वही होता है योगात्मक प्रतिलोम, यही होता है योज्य प्रतिलोम कहिए या योगात्मक प्रतिलोम कहिए, वही है। तो हम क्या लिखेंगे, पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या हो। सबसे पहले आप लोग को पूर्णांक पता होना चाहिए। तो पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया कौन से, धनात्मक पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या और शून्य। तो कह रहा है कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए मान लीजिए सबसे पहले हम 0 को मानते हैं, तो 0 का यदि हम मानेंगे तो 0 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि उसका मान आए कितना, 0 आए ना। तो देखिए इसको हम जोड़े कितना आया, 0 आया ना। तो अब इसी प्रकार हम यदि 1 को हम जोड़ेंगे किसी भी संख्या में, तो यदि हम 1 जोड़ेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यदि हम इस -1 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए कह रहा है कि ऐसी पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम है। तो देखिए ये प्लस में लिखा है, ये भी प्लस में लिखा है, तो प्लस प्लस है, तो इसका जब हम जोड़े तो कितना है, 0 है ना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है, तो 0 होती है। समझ में आए ना। तो पूर्णांकों में ऐसी कौन सी पूर्णांक जो योज्य प्रतिलोम होती है, तो कौन सी होती है, वो 0 होती है। इसको रट भी लीजिए क्योंकि ये कभी कभी टिक मार में भी आ भी सकता है, ठीक है। तो चलिए अब 9वां क्वेश्चन देखते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a-1 इंटू a+1 सम है अथवा विषम। आप लोग को बताना है ये सम संख्या है या विषम। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को ये बात पता होना चाहिए, तो बताएंगे ये सम है कि विषम है। और पहले देख लीजिए, कह रहा है कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है, ये प्रश्न में पहले से कह दिया कि a एक सम धन पूर्णांक है, तो अब क्या दिक्कत है। तो एक स्थान पे सम रखेंगे हर स्थान पे। कह रहा कि यदि a एक सम धन पूर्णांक है, तो देखिए इसको किस प्रकार हल करेंगे। क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9वां कह रहा है a एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है। ये क्या है, सम संख्या है ना। तो अब कह रहा है कि a-1 और फिर इंटू a+1 सम है या विषम है। तो हमें बताना है ए सम संख्या है या विषम है। तो ये बराबर क्या कह रहा है, पहले सम है ना, तो ए बराबर पहले 1 रखते हैं। तो मान लीजिए हम ए बराबर 2 रखते हैं, ए बराबर हम 2 रखेंगे, तो यहाँ 2 रखिए -1 इंटू
यदि दो कोष्टकों के बीच कोई भी चिन्ह दिखे तो उसके स्थान पे गुणा का चिन्ह होता है। बात आया ना समझ में? क्या होता है? गुणा का चिन्ह होता है। तो 2 + 1, इसको हम घटाएंगे तो 1 × 3, अब गुणा कर देंगे कितना आएगा? 3 आएगा ना। तो ये क्या होगी? विषम संख्या होगी। लेकिन एक उदाहरण से ये हमें साल बनाई होगा। हम एक उदाहरण और लेते हैं। यदि विषम आ जाएगा तो हम विषम पे टिक मार देंगे। तो मान लीजिए ए बराबर हम रखते हैं 4। 3 क्यों नहीं रखिए? क्योंकि वो प्रश्न में ही कह दिया है कि ए एक सम संख्या है। तो देखिए 4 रखेंगे तो 4 - 1 और फिर 4 + 1। अब इसको हम घटाएंगे तो 3 आएगा, गुणे 5 आएगा। तो 5 × 15, तो 15 क्या है? विषम है ना। तो क्या होगी? तो ये विषम होगी। तो हम आंसर में किस प्रकार लिखेंगे? तो लिखेंगे a - 1 और a + 1 विषम संख्या है। तो चलिए लिख भी देते हैं। अतः a - 1 × a + 1 विषम संख्या है। यहाँ क्या लिख देंगे? आंसर लिख देंगे। ठीक है। तो देखिए अब 10वां प्रश्न देख लेते हैं। लिख लीजिए इसको देखिए 10वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है कि संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। तो सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि योग किसे कहते हैं। अब यदि आप लोग को योग नहीं पता तो शर्म की बात है। योग का मतलब होता है जोड़। तो चलिए अब दर्शाते हैं। कह रहा है कि 5 और 7 का योग दर्शाना है ना। तो 5 पहले सबसे पहले आप लोग जोड़ लीजिए। 5 7 कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो अब 12 हो गए ना। तो 12 से 1 या 2 बिंदु अधिक करके लिखेंगे। किस प्रकार लिखेंगे? ये क्वेश्चन नंबर 10वां है। तो पहले लिखेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे क्योंकि संख्या रेखा पर कह रहा है इसको प्रदर्शित करने के लिए। तो ये लीजिए अब 0, अब 12 आया तो 12 प्लस में है ना। तो क्या करेंगे? 0 के राइट साइड की तरफ चले जाएंगे, लेफ्ट साइड की तरफ छोड़ देंगे। लेफ्ट साइड क्या होती है? माइनस में होती है ना। तो इसीलिए हमने छोड़ दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 बढ़ा देंगे, कितना हो जाएगा? 13। अब देखिए कह रहा है कि 5 और 7 का योग दर्शाना है ना। तो पहले क्या करेंगे? 0 से उठेंगे। पहले क्या रहा? 5 कह रहा है ना। तो 5 पर जाकर गिरेंगे। इस प्रकार हमने सिंबल क्यों बनाया? क्योंकि 0 के राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो किसका सिंबल? राइट साइड का बनाएंगे ना। तो इसीलिए हमने राइट साइड का सिंबल बनाया। तो ये तो 5 हो गया। ये क्या हो गया? ये हो गया 5 हो गया। अब कह रहा है 5 और 7 ना। तो यही नहीं कर देना इस प्रकार, नहीं गलत हो जाएगा। कह रहा है कि 5 और 7 का कह रहा है ना। तो 5 का और 7 का क्या कह रहा है? कह रहा है योग करना है ना। तो 5 में अब 7 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12 होगा ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। तो यहाँ लिख देंगे। या इस प्रकार नहीं करना चाहते तो 5 को ना गिनकर एक यहाँ से गिनेंगे। जैसे हमने बताया था, ये एग्जाम्पल हमने दिया था। जैसे आप लोग को डाल काटना है तो क्या करेंगे आप लोग? यदि डाल काटना है तो जिस डाल पर आप बैठे हैं ना, तो उस डाल को नहीं काटते ना। तो उसी प्रकार यहाँ उसी प्रकार जिस बिंदु पर आप बैठे हैं तो उस बिंदु को नहीं गिनते। तो इस प्रकार यहाँ जब है तो इस बिंदु को नहीं गिनेंगे, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितना गिनना है? 7 गिनना है। तो यहाँ जाकर गिन देंगे। या इसको नहीं करना चाहते तो 5 में 7 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 12। तो दीजिए यहाँ 12 हो जाएगा। तो यहाँ कितना हुआ? तो 7 राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो राइट साइड का सिंबल। अब 5 7 कितना हुआ? 12 हुआ ना। तो यहाँ से एक लाइन और खींचेंगे और 12 तक। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 लिखेंगे। बस इतना सा दर्शाना था। ठीक है दोस्तों। तो इसको चलिए लिख लीजिए। चलिए दोस्तों इस प्रश्नावली को यहीं पर समाप्त करते हैं। यहाँ कितने हमने प्रश्न को हल किया था? 10 प्रश्नों को हमने हल किया था। इसको क्या करना है? आप लोग पहले पूरा अपने 1 से 10 तक के हल करना। हमने पूरा प्रश्न क्यों नहीं बताया? क्योंकि यदि हम आज पूरा प्रश्न बता देंगे ना तो आप लोग को रिवीजन करने में दिक्कत होगी। क्योंकि आप लोग एक विषय नहीं पढ़ते, आल विषय पढ़ते हैं ना। तो सभी का आधा घंटा पढ़िएगा। तो क्या करेंगे आप लोग? आपका होमवर्क ये है कि आप लोग 1 से लेकर 10 तक के प्रश्न को कम से कम 1 या 2 बार लगाना है आपको। ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम जल्दी ही मिलते हैं 11 प्रश्न को लेकर 15 तक के प्रश्नों को। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए हैं
हमारे चैनल पर नए हैं तो क्या कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो को अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम आप लोग के लिए सब इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए लगा लेना, मिलते हैं जल्द ही नए पार्ट में। तो चलिए तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।